छोटा सा आसान सा टॉपिक, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल्स बाय रिटार्डिंग फोर्स। होता क्या है कि जब भी गाड़ी वगैरह को या कोई व्हीकल्स को रोकनी होती है तो आपको ब्रेक वगैरह लगाना पड़ता है या कोई रिटार्डिंग फोर्स लगाना पड़ता है पीछे की तरफ, ताकि उसके मोशन को आप स्टॉप कर पाए, उसे रोक पाए। उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें अगर आप इसे ध्यान में रखें तो सवाल जल्दी बनेंगे। सवाल वैसे भी आपसे बनने वाले हैं, लेकिन टाइम लगेगा इसमें थोड़ा कम समय में। अगर कंसेप्ट आप पकड़ पाए, ये कंसेप्ट आपके पास है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो पुराना आपके पास डाटा है उसी डाटा का यूज करके कुछ शॉर्ट कर लेंगे हम, कुछ इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, जिससे बड़ा सवाल जिसको सोचने में आपको टाइम लगे, पढ़ने में टाइम लगे और उसे आप जल्दी बना लें। सिचुएशन समझ पा रहे हैं? सिचुएशन क्या है कि कोई व्हीकल है, नहीं, हाँ, कोई व्हीकल है जो मान लीजिए रोड पे चल रही है, इसे हमें रोकना है, ठीक है। और रोकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी के पीछे लटक जाइए या ब्रेक लगा लीजिए। मान लीजिए एम मास का व्हीकल था, किसी इनिशियल स्पीड से ये चल रही थी, हमें इसे रोकना है। रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। रिटार्डिंग फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन हो सकता है ब्रेक लगा, हो सकता है कोई पीछे से खींच रहा हो। मतलब फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिटार्डिंग। ये ध्यान रखना है। वो फोर्स कोई भी अवेलेबल हो सकता है जो ये नेचर शो करेगा। रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुआ और ये रुकते रुकते कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रखा होगा। जब ये रुक गई, नहीं, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से चल रही थी और बाद में जाके ये रुक गई, तो रुकते रुकते इन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा, है कि नहीं? और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना और कुछ टाइम भी लगा होगा इसे रुकने में। तो दो इंपॉर्टेंट बात, पहला कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ रुकते रुकते, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, नॉन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, स्टॉपिंग टाइम। डायरेक्ट पूछा जाता है या इससे रिलेशन आती है, लिखना नहीं है, पहले समझिए। सिचुएशन समझ पाए सर? सिचुएशन समझ गए क्या है? तो यहाँ पे हम लोग पहली बात इस पे करने वाले हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करें? एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह आप लगा सकते हैं, दूसरा वो तो आपको आता ही है, वो हमें सिखाना नहीं है। हमें जो सिखाना है वो समझो। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स है, वो रिटार्डिंग फोर्स इस मूविंग व्हीकल्स को रोकने में कुछ वर्क डन किया हो गया होगा ना, और वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द व्हीकल्स। कह सकते हैं आप, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय दिस स्टॉपिंग फोर्स, नहीं, स्टॉपिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल्स। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितनी आई है? हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर रह रहा था आपका। हमें बस चेंज से मतलब है, बढ़ा या घटा डजंट मैटर। आपको पता है कि यहाँ पे बाद में वो स्लो डाउन हुआ है, स्पीड घटी है इसकी, तो स्वाभाविक बात है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। हमें बस चेंज से मतलब है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये कौन, किसका वर्क डन है सर? स्टॉपिंग फोर्स का। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या यही डिस्टेंस करा होगा, नहीं क्या करा होगा? ये हो गया आपका स्टॉपिंग फोर्स, जिसको रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं। नहीं, स्टॉपिंग फोर्स मींस F इनटू स्टॉपिंग, तो उसकी भी डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मोशन ऑफ फोर्स सेम है, इससे cos थीटा ले रहे, 0 ले रहे हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने x माना, विच इज इक्वल टू E। बोलिए, एनर्जी इसको मान ली है E है, चलेगा? बोलो, हमें यही चाहिए x, तो x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा सर? x इक्वल टू E बाय F कह सकते हैं। बड़े काम का ये रिजल्ट है, आपको ये पहले से भी पता था, E बाय F पहले से भी पता है। इसके कुछ फॉर्म्स है, अगर आप इसे इस फॉर्म में भी देखना चाहें, बेसिक यही आपको ध्यान रखना है कि E बाय F आपको क्या देगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस, x इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस देगा, ठीक है।
अगर इसी को आप एक्सटेंड कर दें, जैसे E इक्वल टू कितना है सर, हाफ mv स्क्वायर, नहीं, और F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, ये भी कह सकते हैं आप, नहीं, ma को रहने देते हैं, F ही रहने दीजिए, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर मीन्स mv स्क्वायर बाय 2f, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, एक ही बात है। E बाय F आपको ध्यान रखना है, E काइनेटिक एनर्जी, F फोर्स, कौन सा वाला, रिटार्डिंग फोर्स, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो mv स्क्वायर बाय 2f के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। और दूसरा, ये टाइम कितना लिया रुकने में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है टाइम कैसे निकालोगे, कई तरीके हैं, आप स्पीड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बहुत सारा तरीका है, वो तो आपको पहले ही पता है। इस सवाल को बनाने के, इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके से, अब हम क्या बोले, पहले आपसे बनेगा, आपसे तो बनने करेगा, लेकिन आपको लगेगा टाइम, और वो हम आपका बचाना चाहते हैं, बदले में सर टाइम वेस्ट करके, एक बार तो करना ही पड़ेगा वैसे ना, तो नहीं, स्टॉपिंग टाइम यहाँ भी जो निकाली है वो आप जनरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करें, मतलब सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसका यूज करिए, जिसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज कर लें। ये थ्योरम कहता है, याद है आपको, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल पी बाय डी टी, याद है, मतलब सीधा सा लिख दें, फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू पी, मोमेंटम, जी हाँ, चेंज इन मोमेंटम, नहीं कह सकते हैं, ये नहीं, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो था, ये चेंज इन मोमेंटम ही तो फाइनल मोमेंटम, नहीं समझे भाई, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि फाइनली जीरो थी, चेंज इन मोमेंटम कितना था, हाफ, मतलब डेल पी, एक ही बात है, इक्वल टू पी। आप यहां से ये बस समझ पाए, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट हमने पी कहे लिखा, क्योंकि बस ये मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम ऐसे भी जीरो होने वाला है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात की जा रही है, स्टॉपिंग टाइम, मतलब बाद में तो फाइनली रुकना ही है इसे, मतलब बाद वाली वेलोसिटी तो इसकी जीरो होनी ही है, क्लियर है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि आपका t इक्वल टू क्या हो गया, p बाय f, मतलब ये, तो इसे आप अगर दूसरे फॉर्म में देखना चाहें तो t इक्वल टू mv बाय f। बड़ी खूबसूरत बात हो रही है, अगर ध्यान दो तुम, v स्क्वायर 2, स्क्वायर खत्म, 2 भी खत्म, समझ पाए बात को, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ, ये स्टॉपिंग टाइम हुआ, नोट करिए, फिर आगे बात करें, इस पे डिस्कशन करेंगे, इससे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा उसे ध्यान रखेंगे। ये नॉर्मल है, बेसिक है, इससे अब जो एनालिसिस करना है वो काम की चीज है, नोट करिए इसे। मान लीजिए सेम रिटार्डिंग फोर्स दोनों पे अप्लाई हुआ, नहीं, मान लेते हैं ये जो दो व्हीकल्स है, दो डिफरेंट व्हीकल्स, दो अलग अलग व्हीकल्स हैं, मान लीजिए एक व्हीकल्स है, इनका मास m1 है और मूविंग विद वेलोसिटी v1, एक दूसरा व्हीकल्स है, इसका मास मान लीजिए m2 है एंड मूविंग विद वेलोसिटी v2, दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब दोनों जो रुका वो सेम रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, हो सकता है सेम फोर्स से ब्रेक लगाए, नहीं, व्हेन they stops by same retarding force F, दोनों पे FF फोर्स लगा और ये फाइनली रुका, ठीक। तो अगर ये रुकते रुकते, क्योंकि मास अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो उतने ही फोर्स से ये डिस्प्लेसमेंट अलग करेगा, अलग अलग डिस्टेंस पे दोनों जाके रुकेगा, हाँ या ना। मान लेते हैं हम लोगों ने x1 का, ये दो फॉर्मूला आपको याद है, अभी भी किया आपने,
रिटार्डिंग डिस्टेंस इक्वल टू एनर्जी बाय फोर्स एंड रिटार्डिंग टाइम इज इक्वल टू, हाँ, रिटार्डिंग टाइम इक्वल टू मोमेंटम बाय फोर्स। ये किया था सर हमने अभी ये फॉर्मूला। तो अगर हम x1 के लिए लिखना चाहें, x1 के लिए लिखेंगे E1 बाय F1, हाँ यार, पहले वाले ब्लॉक के लिए। और x2 लिखना चाहें तो E2 बाय F2। आप हमें ये बताइए भाई, फोर्स तो सेम ही है ना, फोर्स सेम लगेगा नहीं लगेगा? फोर्स सेम लगेगा, आया ना, समझ पाए? तो एनर्जी अलग अलग है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या रिजल्ट क्या था याद है आपको? m1 v1 स्क्वायर बाय 2f m2 v2 स्क्वायर बाय 2f। समझ पाए? समझ पाए? रिजल्ट लिख दिए। तो यहाँ पे आपका x1 और x2 का अगर रेशियो देखें तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, m1 v1 का स्क्वायर बाय m2 v2 का स्क्वायर। क्या हुआ ये? 2f कैंसिल आउट, मीन्स ये हो गया कि ये आपका रिजल्ट आ गया, m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर। ठीक। अगर हम टाइम की बात करें, पहला वाला स्टॉपिंग टाइम कितना आ जाएगा? स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला था P1 बाय F, चलेगा, दोनों पे से फोर्स लगा है, कह सकते हैं m1 v1 कह सकते हैं बाय F, चलेगा। और टाइम 2 अगर हम निकाल रहे हैं तो P2 बाय F मीन्स m2 v2 बाय F। कोई भी रिजल्ट याद नहीं रखना है, बस तरीका समझना है हुआ क्या है। अगर हम T1 और T2 का रेशियो कर दें, देख पा रहे हैं क्या होगा? F कैंसिल आउट, m1 v1 बाय m2 v2। पकड़ पा रहे बात को? समझ पा रहे सर? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दो डिफरेंट व्हीकल है और दोनों डिफरेंट व्हीकल पे सेम रिटार्डिंग फोर्स लगा है, तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा mv स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो, और उसका जो टाइम होगा उसके मोमेंटम के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग टाइम भी, मतलब वो भाई सीधी सी बात है कि बहुत तेज से चल रही कोई भी व्हीकल्स रुकने में ज्यादा टाइम लेती है। नहीं समझ पा रहे बात को? नोट करिए, और इसी को फिर हम लोग स्पेशल केस बना के देख लेंगे क्या क्या रिजल्ट आता है, और उसी स्पेशल केस से सवाल बनता है। कर लिए नोट? क्या करिए। मान लेते हैं कि व्हीकल्स, दो डिफरेंट व्हीकल्स हैं जिनका मास अलग अलग है। मान लेते हैं अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा हो तो क्या होगा? ये जनरल है, जब सेम रिटार्डिंग फोर्स आएगा। उसके बाद उसमें भी हमने एक अलग से स्पेशल केस बनाया कि अगर ऐसा हो v1 v2 के बराबर हो, मतलब दोनों व्हीकल्स की स्पीड सेम हो, तो क्या होगा? देखिए x1 x2 का रेशियो क्या आएगा सर? हाँ, देन अगर ध्यान से आप देखेंगे x1 और x2 का रेशियो v1 v2 सेम होगा तो m1 और m2 के बराबर होगा। कट जाएगा ये ना, कट जाएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस तक चलेगा, उसका और स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी उसे रोकने में ज्यादा टाइम भी लगेगा। एक तरह से देखोगे, समझ पाए बात को? और दूसरी बात कि अगर हम यहाँ से टाइम के रिलेशन को देखें तो टाइम देखो v1 v2 कटेगा, सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम तक चलेगा और उस चक्कर में ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा ना। बस स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस की बात है ये, है ना? तो ये हो गया m1 बाय m2। पहली बात समझ पाए? बोलिए। ठीक है, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों के पास ना मोमेंटम सेम हो जाए, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम हो। यहाँ तो मोमेंटम सेम का मतलब होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, ऐसा कुछ रिलेशन हो जाए। नहीं, जो हैवियर मास है वो कम वेलोसिटी से चल रहा हो। अगर ऐसा हो, या मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें मोमेंटम सेम हो जाए, तो आप ये बताइए सिचुएशन क्या बनेगा? एक्स का रिलेशन। देखो आपको पता है कि x बराबर e बाई ई होता है, ये पता है आपको? नहीं,
आपको पता है अभी अभी कि x बराबर E बाय एफ होता है और ये है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। छोड़ो एनर्जी बाय, हाँ आपको भी पता है x1 बाय x2 इक्वल टू E1 बाय E2 फॉर सेम फोर्स के लिए। भाई x1 बाय x2 इक्वल टू E1 बाय E2 होगा ना, अगर सेम रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, नोट नहीं करेंगे तो लेकिन समझिए E2। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, अगर नहीं पता है तो पता रखिए कि एनर्जी बराबर होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m होता है। यहां से ये कह सकते हैं हम लोग कि p1 स्क्वायर बाय 2m1 इंटू 2m2 बाय p2 स्क्वायर। बताइए सर चलेगा ऐसा? ये पहले का मोमेंटम एनर्जी और ये दूसरी की एनर्जी बाय हुआ है। देखो p स्क्वायर सेम है, मोमेंटम 2 खत्म हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जल्दी रुकेगी। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, पकड़ पाए बात को? रीजन क्या था? मोमेंटम का सेम होना। इस केस में आपको क्या लगता है टाइम के साथ क्या होगा सर? टाइम के साथ क्या होगा? रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसे नोट करिए फिर निकालते हैं। इसे नोट करिए तब तक इधर साफ करते हैं। अच्छा इसमें टाइम लगेगा। देखो अगर इसी के टाइम की बात कर ले, यहीं पे कर लेते हैं। इसमें अगर टाइम की बात करें तो आपको पता है इस सिचुएशन में टाइम का क्या हल होगा। तो टाइम में सेम क्या हो रहा है? मोमेंटम। तो भाई टाइम का रेशियो क्या होता है? आपको पता है कि P1 बाय P2 का रेशियो होता है P1 बाय P2 के रेशियो भाई P बाय F होता है ना। F कैंसिल, क्या लग रहा है? P1 P2 इक्वल है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? मतलब दोनों सेम टाइम लेगा, दोनों टाइम सेम लेगा। ठीक है, मतलब कोई जल्दी रुक जाएगी, कोई लेट से रुकेगी नहीं। समझ पाए ये वाली बात? एक तीसरा केस रह गया है, अगर मान लो दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी हो तो ये समझ में आ रहा है। एक शांत होता है, दूसरा अपना दम दिखाने लगता है, और पीछे मुड़ के देखना छोड़ देंगे तो हो जाएगा। तब जाते रहना, रामचरित मानस गाते रहना, अपना बुद्धि पर होना चाहिए। अगर एनर्जी सेम हो तो क्या होगा? इफ E1 इक्वल टू E2, अगर एनर्जी सेम होगा तो सीधी सी बात है स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो 1 आ जाएगा, क्योंकि E1 बाय E2 मिलके 1। टाइम का हाल जरा देखो, क्या लगता है टाइम में चेंज आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा टाइम में चेंज। ये हुआ x का टाइम का रेशियो, जरा देखना T1 बाय T2 कैसे करोगे? देखो T1 बाय T2 के लिए आप ये कह सकते हैं कि सर P1 बाय P2 तो होता ही है ना, मोमेंटम तो सेम नहीं है, एनर्जी सेम है ना। मोमेंटम और एनर्जी के साथ रिलेशन अभी अभी आपने याद किया है कि E बराबर होता है, ध्यान देना, P स्क्वायर बाय 2m। हम मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि 2me, ये रिलेशन पहले से पता है हम लोगों को, पता है ना, बस पुट करेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट 2m1 E1 बाय स्क्वायर रूट 2m2 E2 चलेगा? कोई दिक्कत नहीं? ये तो नहीं लिखना था ना, ये वाला नहीं लिखना था, पुराना वाला ही। अब बताइए क्या होगा? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2E1 को अलग कर लेते हैं, 2E1 2E2 इंटू रूट M1 बाय रूट M2। एनर्जी सेम कंसीडर किए ना, एनर्जी सेम है, कट्टो कट्टो खत्म। इट मींस ये आया कि आपका T1 और T2 का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर रूट M1 और M2 के रेशियो के प्रोपोर्शनल बराबर होगा। समझ पाए ये बात? क्लियर है? ये 3 केस समझ पाए ना? इसको नोट करिए। अब इसमें थोड़ा स्टॉपिंग, अगर फ्रिक्शन, स्टॉपिंग फोर्स हमारा अगर फ्रिक्शन हो तो रिजल्ट क्या आएगा वो लिखेंगे, नोट करिए इसे। मान लीजिए सरफेस के रफनेस की वजह से भी व्हीकल्स रुक सकती है। जैसे मान लीजिए आपने व्हीकल्स को चला दिया, छोड़ दिया, अगर सरफेस आपका रफ है तो व्हीकल्स रुकेंगे ऑटोमेटिक।
अगर हमारा रिटार्डिंग यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप बाय फ्रिक्शन, मतलब हो गया कि रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे हमारा किस नेचर का है, फ्रिक्शन। तो क्या होगा, कुछ नहीं होना वही है, बस रिजल्ट वगैरह देख लीजिए, याद रख जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी अभी हमने सीखा है, एनर्जी बाय फोर्स। यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, फ्रिक्शन वाला, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और फोर्स म्यू एम जी। याद रखिएगा ये म्यू एम जी वाला मामला नहीं, आप म्यू एन का यूज करेंगे। और हाँ, और यहाँ पे अगर ब्लॉक होगा ऐसा, यहाँ पे ब्लॉक अगर ऐसा होगा, नॉर्मल आप लोग निकालने सीख गए ना, तो आपको फ्रिक्शन में म्यू एम जी नहीं ना, म्यू एन होता है ना। यहाँ पे नॉर्मल हमारा है एम जी, इसीलिए हमने यहाँ पे म्यू एम जी लिया, कोई दिक्कत। और अगर सरफेस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है, तो उस केस में आपके पास एन का वैल्यू एम जी होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सीधा होता है, ठीक है, हाँ, ऊपर नहीं चढ़ना है कभी भी, कहीं भी नहीं करना, हॉरिजॉन्टल बाबू, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे म्यू एन का वैल्यू एम जी होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाय म्यू एम जी, एम से एम कट्टो कट्टो मीन्स वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, 2 म्यू जी। एक और बात यहाँ पे बता ही देते हैं, अभी अभी एनर्जी बाय फोर्स समझना, हाफ एम वी स्क्वायर एम ए कट्टो कट्टो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, कह सकते हैं कोरिलेशन से, कह सकते हैं, बोलो बाबू। हो सकता है ऐसा भी कुछ रिजल्ट आ जाए करने को, हो सकता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका ये होगा तो रिजल्ट ऐसे काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स अगर आपका स्टॉपिंग हो आया ना, बोलिए, तो टाइम क्या हो जाएगा सर, स्टॉपिंग, उसी तरह से निकालते हैं हम लोग, स्टॉपिंग टाइम कितनी देर में रुकेगा। तो स्टॉपिंग टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू, अभी अभी सीखना है आपने, मोमेंटम बाय फोर्स, है ना। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स सीधा म्यू एम जी लिखें, फ्रिक्शन फोर्स कट्टो कट्टो वी बाय म्यू जी। ऐसा ही कुछ चलता है रिलेशन, देखो स्क्वायर टू वाला रिलेशन याद रहेगा सर, बोलिए। कंसेप्ट हुआ खत्म, करेंगे अब सवाल, प्लॉट करिए। देखो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, आपको उतना देखना ही नहीं है, एक नजर बस पढ़ लेना है। और सवाल में देखो, देखो क्वेश्चन कितना भयानक सा डरावना लिखा है। एक अनलोडेड बस है और एक लोडेड बस है, मतलब एक खाली बस है और एक भरा हुआ बस है। पहले डर गए। आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, सवाल तो यही बन गया, फिर छोड़ो आगे पढ़ देते लिखे, इतना मेहनत से पढ़ तो देंगे ही ना। द मास ऑफ लेटर इज ट्वाइस द मास ऑफ फॉर्मर, मतलब दो लोग हैं, आफ्टर बिफोर जो भी, इज ट्वाइस द मास ऑफ फॉर्मर, जो आगे है ब्रेक्स आर अप्लाइड, कुछ आगे पीछे होगा दोनों, लेटर मतलब आगे पीछे, फॉर्मर मतलब आगे। तो दो ब्लॉक है आपका, दोनों एक अनलोडेड है और एक लोडेड है, मतलब एक का मास ज्यादा एक का मास कम होगा। The latter is twice the former, former का मतलब आगे जो है, मान लो M1 और ये जो M2 है वो पीछे है, मतलब twice of M1 बरोबर M2। ये सब नहीं करना है, करना नहीं, हम बता ये है क्वेश्चन, ये है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक आर अप्लाइड बोथ, दोनों पे फोर्स लगा, एज टू एक्सर्ट इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, मतलब दोनों पे FF फोर्स लगा है। इफ x1 and x2 are distance covered by both coming to rest, then कुछ नहीं करना है भाई, एनर्जी सेम है, सेम फोर्स लगा है, कुछ नहीं करना है, एनर्जी सेम है क्या, सेम मूविंग विद सेम एनर्जी, तब तो कोई कुछ रहा ही नहीं करने, फोर्स भी सेम लगा है बाबू। आपको पता है कि x1 बराबर x1 by x2 इक्वल टू E1 by F1, अगर फोर्स सेम है, या चलो E1 by F1 into F2 by E2 ऐसे चलता है ना। अगर फोर्स अलग अलग होता तो फोर्स भाई, फोर्स भी सेम, कट्टो कट्टो एनर्जी भी सेम, कट्टो कट्टो बराबर 1, इट मींस x इक्वल टू x2। इतना तो सोचना ही नहीं था आपको, बस दो चीजें देखनी थी, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, हाँ, एनर्जी सेम है, हाँ, भाई दोनों सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आया ना। बताओ, इसे आप जनरल तरीके से बना सकते हैं,
जो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल वे है बनाएंगे ना, उससे बनाइए और हमें समय बताइएगा कितना लगा है। ठीक है प्लीज। अगला सवाल आपकी नहीं, एक स्टाफ लिखने वाला क्या नहीं हो पाता है, मनीष बोलो काम के बारे में स्टाफ दो। इसी सवाल पे इसको भी पढ़िए, इसको पढ़ के आप लोग ट्राई करिए, हम चाहते हैं इसे आप बनाएं। सवाल है a bus can stopping apply a retarding force F when it is moving with a speed v। वो v से चल रहा था लेवल रोड पे नहीं, और उस पे लग गया एक फोर्स रिटार्डिंग का, रुक गया। The distance covered by it before coming to rest is x। x तक जाते जाते रुक गया। If the load of the bus increased by 50%, मास बढ़ा दिया गया और ड्यू टू पैसेंजर की वजह से फॉर सम उसी स्पीड और उसी रिटार्डिंग फोर्स से फिर भी चलता रहा, कुछ हुआ होगा नहीं, उसी रिटार्डिंग स्पीड से चला और उतना ही रिटार्डिंग फोर्स फिर से लगा उस पे, नहीं समझे? मास बढ़ गया, मास बढ़ने से उसने इंजन में कुछ किया होगा जिस वजह से स्पीड जो पुरानी वाली, भाई मास बढ़ेगी स्पीड घटेगी, तो उन्होंने उसी स्पीड को मेंटेन किया, ठीक है, चलना शुरू किया, बढ़िया बात है। और ब्रेक जो लगाया वो पुराना वाला जो ब्रेक था ना वही ब्रेक लगा दिया, मतलब उसी फोर्स के साथ ब्रेक लगाया, रिटार्डिंग फोर्स सेम है यहाँ पे, और कुछ करना ही नहीं है भाई। आपके पास यहाँ पे सीधी सीधी दो चीजें, जो वेलोसिटी है और फोर्स है, ये तो कांस्टेंट हो गया, बोलो नहीं समझे? वेलोसिटी और फोर्स कांस्टेंट हो गया। आपको अगर याद होगा ये इसका रिलेशन पूछ रहा है ना कि कितना टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस जो कवर रेस्ट सैलरी। अब जो नया वाला बस 50% एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ चल रहा है वो कितना डिस्टेंस और चलेगा पुराने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब निकालना क्या है, x1 और x2 का रिलेशन। आपको इसका कौन सा फॉर्मूला पता है? एक ही फॉर्मूला पता है नहीं, E2 F2 बाय F1। आप हमें बताइए रिटार्डिंग फोर्स सेम है, इसकी कोई जरूरत है आपको? हटा दीजिए। अब ये बात बताइए एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब बताइए हाफ हाफ कट्टो कट्टो, वेलोसिटी से ये भी खत्म हो गया, अब बस m1 और m2 के रेशियो के बराबर होगा, हाँ कि ना? तो भाई आप हमें ये बताइए, अगर शुरू में इसका मास, ध्यान दो बाबू, अगर शुरू में इसका मास m होता, 50% एक्स्ट्रा के साथ इसका नया वाला मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.5 m नहीं होता, 1.5 गुना मास हो गया, 50% बढ़ गया, m प्लस m का 50% आया। m2 का रिलेशन आपको क्या निकालना है, नया वाला डिस्टेंस, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, x2 इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू x1 बाय m1। m2 का वैल्यू कितना है 1.5 m, x1 का वैल्यू x है और m1 का वैल्यू m, कट्टो कट्टो आया, कुल मिला के आंसर आया आपका कितना 1.5x। आंसर करेक्ट, ठीक है, आया ना? समझ पाए? बहुत सुंदर। बाद में छापिएगा, पहले ये सवाल बनाइए या बना के दिखाइए, समय मिलता है आपको 1 मिनट का, काफी है। पुराना वाला दोनों सवाल आप लोग समझ गए थे ना, कैसे उस कंसेप्ट का यूज करना है, तो ये नहीं बना उसके लिए चिंता नहीं करना है, इसमें भी वही इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, पढ़ो। समझा देते एक बार सवाल को, पहले क्वेश्चन समझा दें। फ्रिक्शन का कोई मामला नहीं है, बस फ्रिक्शन कांस्टेंट दे रखा है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। यहाँ पे मामला सवाल से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मान लो रेल है, मतलब ज्वाइनिंग कुछ जुगाड़ है दोनों के बीच कर रखा है, जिससे ये अटैच है, मतलब वेल्ड नहीं है, 2 ब्लॉक अटैच है। एक ब्लॉक मतलब कार्ड है, एक का मास 200 और एक का मास 300 है। इसके अंदर में मान लो एक्सप्लोजन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, मिडवे में इसका एक्सप्लोजन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, इस वजह से इसे भी एनर्जी मिलेगी और इसे भी एनर्जी मिलेगी, और बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी, दोनों को एनर्जी मिलेगी। अब एक बात यहां पे देखना है कि दोनों ना सेम मोमेंटम गेन करेगा, स्वाभाविक बात है भाई, जिसकी मास ज्यादा होगी वो कम वेलोसिटी से आगे जाएगा, मतलब मोमेंटम यहाँ पे दोनों का क्या होगा, सेम। क्या किए क्या थे, ये मोमेंटम ही सेम करवाए थे ना, फिर तुम कुछ और क्या था,
मोमेंटम कंजर्वेशन ना, मोमेंटम सेम करवे ना है, तो मोमेंटम सेम हो गया भाई। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मास के साथ रिलेशन होगा ना। अब यहाँ पे मोमेंटम का क्या हल है, अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी कहानी है। एक सेकंड आया m1 v1 equals to m2 v2, ठीक है, इससे v1 upon v2 का रेशियो आ जाएगा। कहाँ से, क्योंकि मास का रेशियो पता है। हाँ, और ठीक फिर है। उसके बाद यहाँ एनर्जी डाल देंगे। नहीं, x1 और x2, x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है ना, क्योंकि v स्क्वायर अपॉन म्यू जी होता है, 2 म्यू जी, तो म्यू जी तो कांस्टेंट हो गया, तो v हाँ, सही स्क्वायर बात। होता है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, अगर पावर दिया उससे भी आ सकता है। पावर वर्क डन कौन कर रहा है, अरे रुका है, कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, ब्लॉक रुका, रोका कौन, फ्रिक्शन। और दोनों कार्ड के बीच जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, स्पीड जितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उतना एक्ट कर रहा है, ये कह रहा है आइडेंटिकल है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू म्यू mg टाइम्स ऑफ x। अब रहा कुछ करने को। अब एक बात बताइए, क्या मोमेंटम कांस्टेंट, यस, x बराबर बताओ, ये x बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, x का फॉर्मूला बनेगा p स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर म्यू जी। पहले ये बताइए, बनेगा मोमेंटम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास ना, म्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं। यहां से ये समझ में आया कि x प्रोपोर्शनल टू इनवर्स 1 बाय m स्क्वायर, ये ना है, x प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m स्क्वायर हुआ ना, गलत है क्या, सही है। मतलब ये हुआ कि x1 बाय x2 इक्वल टू m2 बाय m1 का स्क्वायर चलेगा, बस रहा कुछ करने को। अब बताइए x1 का वैल्यू कितना है, पुट कर देते हैं, x1 मान लेते हैं शुरू वाला, x1 का वैल्यू अगर 36 है तो, और x2 का वैल्यू जो तुम्हें निकालना है मान लेते हैं x, और m2 का वैल्यू कितना है 300, इसका मान कितना 200, कट्टो कट्टो करेंगे स्क्वायर होगा, तो बताइए 36 इंटू x इक्वल टू 9 बाय 4, x इक्वल टू 36 इंटू 4 बाय 9, 9 चौक 36, कुल मिला के 16 मीटर होगा इसका आंसर। समझ पाए सवाल, नहीं समझे, चलिए एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हुआ क्या सर, मोमेंटम कंजर्वेशन करवाए, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है, इसके पास लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, एनर्जी और मोमेंटम के साथ रिलेशन अभी अभी पीछे हम लिखे थे, E बराबर p स्क्वायर बाय 2m, और ये एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वर्क किस में, रोकने में। रोक क्यों रहा है ये कार्ड, दोनों कार्ड रोक इसलिए रहा है कि क्योंकि फ्रिक्शन है, उसके पहिए और रेल के बीच कुछ फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर होता है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहां से करोगे, ये नीचे आ जाएगा बस ना यहाँ पे, तो p स्क्वायर 2m स्क्वायर म्यू जी। यहाँ पे ये देखना है मोमेंटम, बोले थे कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आइडेंटिकल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, ये मास वेरिएबल, मतलब दोनों का मास अलग अलग है, तो इस हिसाब से रिलेशन क्या बना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m स्क्वायर। क्लियर है, मतलब ये हुआ इनवर्सली है, मतलब जिसका x ज्यादा उसका x1 x2 बराबर m2 बाय m1 स्क्वायर, स्क्वायर डाल दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व हो गई। पकड़ पाए, दिक्कत है बोलो दोबारा। हाँ कहाँ पे, ये वाला। आप ये बताइए, x इसको x इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है बदले में कांस्टेंट आता है, तो आप लिख सकते हैं k बाय m स्क्वायर, लिख सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि x m स्क्वायर, ध्यान देना, x m स्क्वायर इक्वल टू k। यहां से ये समझ में आ जाता है कि अगर x1 k1 स्क्वायर करेंगे ये भी x के बराबर आएगा, या x2 k2 स्क्वायर करेंगे ये भी x के बराबर होगा, सॉरी m2 बराबर के, कोई दिक्कत, x1 m1 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू k, x2 m2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी k, दोनों k के बराबर है,
इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कि x1 m1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 m2 का स्क्वायर। अब x2 के नीचे लेते आते हैं, यहाँ पे x1 बाय x2 और यहाँ पे क्या बचा m2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचा m1 का स्क्वायर। अब कह सकते हैं कि m2 बाय m1 का होल स्क्वायर। कुछ ज्यादा बड़ा था ना, ऐसा ही ठीक है। जब भी इन्वर्सली रिलेशन हो तो सीधा बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वन ऊपर वाला तो वन नीचे वाला, इन्वर्सली रिलेशन करना है। समझ पाए? पक्का? उस सवाल का आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? ये वाला मिटा दें, सॉल्यूशन मिटा दें इसका। इस वाले सवाल का आंसर बताइए सर फटाफट। सी है, सी मतलब बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। भगवान करे सही हो जाए। सही है भाई, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो ये वाला सवाल क्या है, A vehicle is moving on a rough horizontal surface road with a velocity v. The stopping distance will be. कुछ नहीं करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू ई बाय एफ। बोलो ये ना है मेन, ई मतलब हाफ एम वी स्क्वायर और एफ यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन। अरे जो भी है एम मतलब म्यू एम जी होगा कि नहीं होगा? बोलो हाफ कांस्टेंट एम कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, बचा कौन? x प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो बचा नहीं समझे? नहीं समझे? सब प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, याद रखिएगा। अभी फॉर्मूला भी तो आपने देखा था v स्क्वायर बाय म्यू जी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू v स्क्वायर बाय म्यू जी था ना, प्रोपोर्शनल है ना। समझ पाएगा आपको? तो बढ़िया है, ये कंसेप्ट हुआ आपका खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।